स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 25 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 25 मार्च के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि पिछले एग्जामों में प्रश्न जहां से पूछे गए हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं कि आज की 25 मार्च के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह है टीटी का टीका कब लगाया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान टीटी यानी कि टिटनेस टॉक्साइड का टीका आमतौर पर 13वें सप्ताह के बाद और 39वें हफ्ते से पहले 2 खुराक में लगाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, पहली खुराक के 4 हफ्ते बाद दूसरी खुराक दी जाती है और दोनों खुराकों यानी कि पहली खुराक के 4 हफ्ते बाद दूसरी खुराक देनी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में 4 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, टिटनेस रोग में क्या जटिलताएं सामने आती हैं। तो टिटनेस से मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती हैं। यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है। टिटनेस से सबसे पहले जबड़े और गर्दन में मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, इसके बाद यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। तो इस प्रकार की जटिलताएं टिटनेस रोग में सामने आती हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मुझे जैसे ही क्वेश्चन दोनों शिफ्टों के मिल जाते हैं मैं उनको डिटेल में आप तक लेकर आती हूं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। और अगर आपने इन सभी की थ्योरी क्लासेस रोगों से संबंधित यानी कि टीकाकरण से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मैंने सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास भी पढ़ाई है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही मैंने सभी टॉपिक्स का रिवीजन भी करवाया है। तो रिवीजन क्लास अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में कौन टीके शामिल नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में कौन से टीके शामिल हैं। तो 12 बीमारियों के खिलाफ टीके यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में शामिल हैं, जिसमें अगर हम देखें 12 बीमारियों में तपेदिक यानी कि टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, रूबेला, निमोनिया, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और नीमोकोकल रोग जैसे कि नीमोकोकल निमोनिया और मेनिंजाइटिस। तो इन 12 बीमारियों के खिलाफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में टीकाकरण शामिल है। अगर हम देखें कि किसका टीका इसके अंतर्गत शामिल नहीं है तो वह है येलो फीवर का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा येलो फीवर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा कि प्रोटीन की कमी से शरीर में इस प्रकार के असर दिखाई देते हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पैलाग्रा बीमारी किस कमी से होती है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि पैलाग्रा बीमारी विटामिन B3 जिसे कि नियासिन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसकी कमी से पैलाग्रा बीमारी होती है, जो शरीर को ऊर्जा में बदलने के लिए भोजन को संसाधित करने में मदद करती है। यहाँ पैलाग्रा के बारे में हम कुछ और जानकारी देखते हैं कि नियासिन जिसे कि विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है, एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है। मैंने सभी प्रकार की बीमारियों को डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपने विटामिन की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा।
साथ ही मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, लगभग 10 मिनट की है, तो आप अपने एग्जाम से पहले यह वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। मैंने सभी विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाए हैं, साथ ही इससे संबंधित जो बीमारियां हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, तो वह वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही आपको विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खसरे के टीके का संक्रमण काल कितना होता है। तो खसरे का टीका, जिसे एमएमआर का टीका भी कहा जाता है, संक्रमण काल यानी कि टीके के बाद शरीर में सुरक्षित विकास होने में लगने वाला समय आमतौर पर 10 से 14 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि टीबी बीमारियों का बैक्टीरिया कौन सा है। टीबी बीमारी का बैक्टीरिया कौन सा है। तो टीबी, जिसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है, जिसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण टीबी रोग होता है। तो हम टीबी के अगर लक्षण की बात करें तो खांसी, बलगम में खून आना, सीने में दर्द, थकान, वजन में कम होना, बुखार, तो ये सभी टीबी के लक्षण हैं। अगर हम इलाज की बात करें टीबी के, तो टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाई के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खसरे से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कितने दिनों बाद खसरे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो खसरे के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के बाद आमतौर पर 7 से 14 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग होता है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जिसमें क्रेटिनिज्म, जिसे जन्मजात बौद्धिक विकलांगता कहा जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म, जिसे थायराइड ग्रंथि का कम सक्रिय होना। साथ ही आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि का बढ़ना घेंघा रोग में शामिल है। तो ये 3 रोग, इनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको कई बार कि आयोडीन की कमी से ये 3 रोग होते हैं, जिसमें क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और घेंघा रोग शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं। तो प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किशोरियों में आयरन की जांच कब की जानी चाहिए। तो किशोरियों में उनके मासिक धर्म चलने के टाइम आयरन की जांच करनी चाहिए। तो क्योंकि किशोरियों में आयरन की कमी की जांच खासकर मासिक धर्म शुरू होने के बाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आयरन की जांच के लिए रक्त परीक्षण, सीरम आयरन टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था ऑस्टियोपोरोसिस की आयु, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रश्न पूछा गया था, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और सेरेब्रम पॉल्सी बीमारी से प्रश्न पूछा गया था। तो ये तो पिछले अगर आप पेपर देखें, जो कि मैंने एनालिसिस में बताया है, तो उसमें लगातार ही सेरेब्रम पॉल्सी से प्रश्न आया है। तो इसको मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप एग्जाम एनालिसिस की वीडियो इससे पहले की जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न काफी वहां से रिपीट हो रहे हैं और उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम सामान्य ज्ञान जीके की बात करें, तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे कि SAGY के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की योजना गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए शुरू की गई है। तो सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांव के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आपसे एक्ट से एक प्रश्न पूछा गया था, बाल विवाह एक्ट में संशोधन के बाद उम्र कितनी कर दी गई है।
तो सबसे पहले तो आप जानिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन हुआ और इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो अब याद रखिएगा कि बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है उसमें 2021 में एक विधेयक आया जिसमें इसमें संशोधन हुआ बाल विवाह निषेध अधिनियम में। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 300 ए क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 300 ए में इस प्रकार से बताया गया है। इसके बाद किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, यह प्रश्न था। तो 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जो कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम है। 2015 के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह अधिनियम 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। तो इस अधिनियम को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया, जो कि 1 सितंबर 2022 से लागू हुआ। अगर आपसे अपडेटेड पूछा जाए इसके बाद का, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किशोर न्याय अधिनियम संरक्षण 2015 कब लागू हुआ, तो 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अधिनियम 2021 कब लागू हुआ, तो 1 सितंबर 2022 को लागू हुआ। मैंने सभी अधिनियमों को, किशोर न्याय अधिनियमों की एक अलग से वीडियो बनाई है, साथ ही मैंने सभी अधिनियमों को डिटेल में पढ़ाया है, और एक मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सभी नियम अधिनियमों को बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया है। तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया है। तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न दहेज प्रथा से था। तो दहेज प्रथा से एक महिला पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दहेज प्रथा महिलाओं के लिए कई तरह से हानिकारक है, जिसे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक नुकसान होता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो इस प्रकार की नकारात्मक प्रभाव दहेज प्रथा से महिला पर पड़ते हैं। अगला प्रश्न लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित था कि इसके अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है, कितनी सजा का प्रावधान है। तो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012, जिसे कि पॉस्को एक्ट कहा जाता है, के तहत सजा की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर भिन्न है, यानी कि अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर हम देखें कि न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम इसकी 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न था साइंस से कि छोटी आंत में पानी ना पचने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो छोटी आंत में पानी के अवशोषण में समस्या होने पर कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें पेट और आंतों की सूजन होती है, आंत्रशोथ, जिसमें छोटी आंत की सूजन होती है, जिसके कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और निर्जलीकरण हो सकता है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण अगर हम देखें तो इसके कारण यह रोग बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के संक्रमण के कारण भी हो सकता है। इसके बाद कंप्यूटर से देखें तो लगभग 3 से 4 प्रश्न किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, किसी में 5 से 6, किसी में लगभग 6 प्रश्न या किसी में 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार था, जैसा बच्चों ने बताया है उस प्रकार मैं बता रही हूँ। हो सकता है आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएं, तो 2 प्रश्न ही मुझे मिल पाए हैं, जिसमें है एंड्रॉइड की स्थापना किसने की, इस प्रकार से प्रश्न था, और साथ ही एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर हम एंड्रॉइड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में रिच माइनर, निक शेयर, क्रिस बाइट और एंडी रूबिन ने एक कंपनी की स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि रूबिन ने एंड्रॉइड की शुरुआत की थी। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा, अगर रूबिन दिया होगा तो रूबिन आप लगाइएगा। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में माध्यिका से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक
को आप की क्वेश्चन आप बेसिक्स जरूर पढ़कर जाइए, इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका बेसिक पढ़कर जाइएगा। आगे अगर देखें तो साधारण ब्याज एसआई से प्रश्न था कि 25,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 साल का साधारण ब्याज बताइए। तो 25,000 का 8% हम निकाल लेंगे और 5 साल के लिए, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 का इधर इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने SICI की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने करवाए हैं और बेसिक से हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैंने SICI के करवाए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जरूर देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो मुझे मिल पाया है वह इस प्रकार है कि अगर एक बर्तन में 200 लीटर पानी है जिसमें 15% अल्कोहल है, 20 लीटर पानी और मिला देने पर अल्कोहल का प्रतिशत कितना रह जाता है। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाता है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो पिछले भी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो आप इस टाइप के प्रश्न भी जरूर पढ़कर जाइएगा। मात्रा वाले प्रश्न कि इतनी मात्रा इसकी थी, इतनी मात्रा इसकी थी, तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के प्रश्न आप जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न माध्यिका से ही था कि 20, 25, 30, 35, 40, 45 की माध्यिका बताइए। तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन ही है माध्यिका से, माध्य माध्यिका और बहुलक से, तो इन तीनों के आप बेसिक पढ़कर जाइएगा। तो माध्यिका में आपको यही बता देती हूँ कि किस प्रकार निकाली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 संख्याएं हैं जो कि क्या है, सम है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि माध्यिका में 2 बीच की संख्याएं हम ले लेंगे, 30 और 35। तो 30 और 35 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 और 3 6/2, तो ये 65 आ जाएगा। इसको हम अगर काट देंगे तो ये आ जाएगा 3, 2, 32.5। तो इस प्रकार 32.5 हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्रश्न जो कि माध्य माध्यिका बहुलक से हैं, बेसिक के क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से डायरेक्शन से प्रश्न था, इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है शायद। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि डायरेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्शन के भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाए हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देखकर जाइएगा। इसके बाद आपसे सीरीज से कुछ इस प्रकार से प्रश्न था, ZXVT, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। इसके बाद ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इसके बाद अगर हम बाल विकास की बात करें, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, तो इसमें वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तो नहीं मिल पाया है, लेकिन वाइगोत्स्की के बारे में आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मैंने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सभी को डिटेल में पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद प्रश्न था कि एक गर्भवती महिला को मतली क्यों आती है। तो गर्भवती स्त्री को मतली, जिसे कि मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है, मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। खासकर ह्यूमन कोरियोनेल गोनेडोट्रॉफी, जिसे कि HCG कहा जाता है, और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव के कारण गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या सामने आती है। अगला प्रश्न, गर्भवती स्त्री में एमनियोटिक फ्लूइड अधिक होने पर क्या असर पड़ता है। तो इस प्रकार के गर्भावस्था से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो गर्भावस्था से संबंधित सभी डिटेल आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे कि आमनियोटिक द्रव भी कहा जाता है, का अधिक होना, जिसे कि पॉलीहाइड्रेमिनियोस कहते हैं, इस तरह के जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें समय से एमनियोटिक द्रव का अधिक होना, जिसे पॉलीहाइड्रेमिनियोस कहते हैं,
इस तरह के जोखिम पैदा कर सकता है जिससे समय से पहले प्रसव, सांस लेने तकलीफ, बच्चे की स्थिति से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। अगर गर्भवती स्त्री में एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि जल्दी प्रसव होने की संभावना होती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और बच्चे की स्थिति से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला प्रश्न भी गर्भवती स्त्री से ही था कि गर्भवती स्त्री की सांस फूलने पर क्या करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सांस फूलने पर उसे आराम करना, सीधे बैठना और खड़े होने पर गहरी सांस लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही खूब पानी पीना चाहिए और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार भाषाई समझ पर भी प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको ऑप्शन देखकर बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में पंचवर्षीय योजनाओं से तो प्रश्न हर शिफ्ट में ही पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को काफी डिटेल में पढ़ाया है। इससे संबंधित लगभग 100 MCQs करवाए हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की भाई वीडियो आप जरूर देखिएगा और साथ ही मैंने इनको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे 2 से 3 प्रश्न बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार था कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किस बांध का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान रही और भारत में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत इसके दौरान हुई, जिसमें भाखड़ा नाकल परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना प्रमुख थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से ही था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक रही। तो आप ये याद रखिए कि यह पहली पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो कि 4 सालों तक चली, 74 से 78 तक, और यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। साथ ही याद रखिए कि यह फॉर्मूला समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पर रखी गई थी। और इसी के साथ याद रखिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह रोजगार और गरीबी उन्मूलन करना था। इसके बाद मैनेजमेंट में आपसे पैराग्राफ से तो 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि काफी आसान है। आप बस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद आपसे नेतृत्व से 2 से 3 कंडीशन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद औपचारिक संचार पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो औपचारिक अनौपचारिक संचार दोनों को ही आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद प्रश्न था कि लोकतांत्रिक नेतृत्व किसे कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व एक ऐसी नेतृत्व शैली है जिसमें नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया में ठीक टीम के सदस्यों को शामिल करते हैं, जिससे सभी को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक नेतृत्व से प्रश्न था। अब एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न था तो मैंने इसे समझा दिया है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी प्रश्न मुझे मिले उनकी मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, ताकि आने वाले आपके एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले जो एग्जाम एनालिसिस हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी मिल जाएगी, और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आपकी एक ही क्लास में बहुत अच्छे से आपकी यूनिट कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैराथन क्लासेस जरूर देखिएगा। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।